Hello students, once again this is your SST teacher Dilip Shukla. Moving ahead students, now once again we'll understand about from the page number 65. From the page number 65 how participants saw the movements. Like last time we have seen about the civil disobedience movement, how it was launched at various places. Now we'll understand how the different section of the society, how they responded to the movement, what was their उनकी प्रतिक्रियाएं क्या थी, किस तरह से उन्होंने मूवमेंट में बढ़ चढ़ कर पार्ट लिया और कैसे वो अपने हितों के लिए, अपने अधिकारों के रक्षा के लिए वो कैसे इस मूवमेंट में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे. First we'll understand about the countryside, the people who were living in the villages, like especially the big farmers. Like for example we have given here the names पाटीदार ऑफ गुजरात एंड जट्स ऑफ उत्तर प्रदेश. लाइक जो पाटीदार गुजरात या जट के जो उत्तर प्रदेश जट्स थे वो उस समय के बड़े जमींदार हुआ करते थे. और उस समय जैसे आपने देखा था 1926 से लेकर 1930 के दौरान खेती ना अच्छी होने की वजह से, या हम कह सकते हैं दूसरा कारण भी था, कैसा वी कैन से वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन आने की वजह से, आर्थिक मंदी आने की वजह से विश्व में वी कैन से जो हमारे गुड्स थे वो बड़े पैमाने पर नहीं बिक रहे थे. और इसलिए जो हमारे ज़मींदार थे, जो बड़े फार्मर्स थे, उन्हें बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा था. और इसलिए उन्होंने जो उस समय की अंग्रेज सरकार थी उससे उन्होंने आग्रह किया कि जो उनके टैक्स हैं, जो या लैंड रेवेन्यूज है, उसे कम किया जाए. पर अंग्रेज सरकार को आपको पता ही है, उन्होंने किसी प्रकार से कोई भी लैंड रेवेन्यू टैक्स वगैरह कम नहीं किया. और ना कम करने के वजह से जो ये जट्स थे और जो ये पाटीदार थे वो भी अंग्रेज सरकार की नीतियों से खुश नहीं थे. और इसलिए उन्हें लग रहा था कि अगर वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में बढ़ चढ़ कर पार्ट लेते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें भविष्य में टैक्स वगैरह देना नहीं पड़ेगा. पर जैसे ही उन्हें इस बात की खबर लगी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वीकेंड से रोक दिया गया है, गांधी जी ने उसे रोक दिया है या गांधी जी ने उसे ख़त्म कर दिया है, तो इस बात से वो खुद को बहुत ठगा हुआ महसूस कर रहे थे कि मूवमेंट में पार्ट लेने के बाद भी उनके समुदाय के लिए या उनके सोसाइटी के लिए कोई भी काम सरकार नहीं कर पाई. और इसलिए वो गांधी जी की नीतियों से उतने खुश नहीं लग रहे थे. दूसरी ओर अगर हम देखेंगे, लाइक जो पुअर पीजेंट्स थे, पुअर पीजेंट मीन्स पीजेंट्री क्लास, वर्कर क्लास, जो मजदूर वर्ग था, मजदूर वर्ग भी हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा प्रताड़ित था. और इसलिए आपने देखा था कि मजदूर वर्ग को गांधी जी मदद करना चाह रहे थे, पर वो पूर्ण तरीके से मदद नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि जो मजदूर वर्ग था वो किसी प्रकार से टैक्स में कमी नहीं चाह रहा था. वो चाह रहा था कि कोई भी टैक्स नहीं लगे, नो टैक्स रिडक्शन में वो विश्वास नहीं करते थे. उनका सिर्फ और सिर्फ ये मानना था कि भविष्य में अब उन पर कोई भी टैक्स नहीं लगना चाहिए. और इसलिए गांधी जी उन्हें सपोर्ट कर रहे थे, पर वो बड़े पैमाने पर उन्हें सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि अगर उन्हें सपोर्ट कर दे तो कहीं ना कहीं जो पाटीदार थे या जट्स थे या वीकेंड से जो बड़े ज़मींदार थे वो कहीं ना कहीं सरकार की नीतियों से नाराज़ हो जाते. और इसलिए चाहते हुए भी गांधी जी उनकी ज़्यादा सहायता नहीं कर पा रहे थे. दूसरी ओर अगर हम देखेंगे, इफ़ यू कम ऑन द पेज नंबर 66, व्हाट अबाउट द बिजनेस क्लास. बिजनेस क्लास मीन्स जो हमारे पे व्यापारी वर्ग था. व्यापारी वर्ग जैसे अगर आप बुक में देखते हैं, लाइक ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान आपने देखा था कि अंग्रेज सरकार अपनी उतनी आर्थिक नीतियों पर ध्यान नहीं दे पा रही थी और इसी का फायदा उस समय के भारतीय व्यापारियों ने उठाया. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान उन्होंने काफ़ी अच्छे पैसे कमाए, अच्छे पैसे उन्होंने बनाया, उनके गुड्स के डिमांड भी थे. और इसलिए उन्हें ये लग रहा था कि अगर वो मूवमेंट में पार्ट लेते हैं तो कहीं ना कहीं जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट वैल्यूज़ है उसमें कमी की जाएगी और उससे क्या होगा, जो उनका बिजनेस है या जो उनका व्यवसाय है वो बढ़ जाएगा. और इससे क्या होगा, जो स्टर्लिंग जो उस समय की करेंसी हुआ करती थी अमेरिका, वी कैन से ग्रेट ब्रिटेन में, इंग्लैंड में और अमेरिका भारत में रुपया चलता था, ताकि रुपया स्टर्लिंग के मुकाबले और मजबूत हो सके. और इसलिए वो बढ़ चढ़ कर चाहे फाइनेंशियली तौर पर हो, चाहे आर्थिक तौर पर मदद हो, चाहे कोई गुड्स देना हो, हर तरह से वो बढ़ चढ़ कर वीकेंड से आंदोलन में पार्ट ले रहे थे. पर जैसे ही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बंद हुआ, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया गया और इसलिए उन्हें वो भी कहीं ना कहीं सरकार की नीतियों से खुश नहीं थे.
दूसरी बात, जो ये सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट चल रहा था, समय बहुत लग रहा था और इसलिए व्यापारियों को ये भी लग रहा था कि अगर समय ज़्यादा लगेगा तो कहीं ना कहीं इससे हमारी अर्थव्यवस्था खराब होगी और अगर रोज रोज आंदोलन होगा तो कहीं ना कहीं इससे हमारे व्यवसाय पर काफ़ी फर्क पड़ेगा। दूसरी ओर हम ये देखेंगे लाइक द इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास, दूसरी ओर जो इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास था, जो औद्योगिक से उद्योग में जो लोग काम करते थे, कहीं ना कहीं वो बढ़ चढ़ कर पार्ट नहीं ले रहे थे। कुछ लोग थे जैसे छोटा नागपुर माइंस है, वहाँ के लोगों ने गांधी टोपी पहनकर अंग्रेज की नीतियों का विरोध किया। या हम कह सकते हैं इफ यू सी इन द बुक लाइक नागपुर में भी कुछ वर्कर्स ने बढ़ चढ़ कर गांधी जी के साथ वीकेंड से जैसे वर्किंग कंडीशंस हैं, उसके लिए वर्किंग आवर्स हैं, उसके लिए वेजेस हैं, उसके लिए उन लोगों ने बढ़ चढ़ कर पार्ट किया। पर कहीं ना कहीं गांधी जी या कांग्रेस उन्हें पूर्ण तरीके से सपोर्ट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का डर भी लगा हुआ था कि कहीं अगर हम उन्हें ज़्यादा महत्व देते हैं या उनके अधिकारों के लिए अगर हम ज़्यादा लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं जो हमारा व्यापारी वर्ग है वो हमसे ना नाराज हो जाए। आगे बढ़ते हैं। Another important feature of the civil disobedience was large barriers. दूसरा सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट वी कैन से इफ यू सी फीचर क्या था सिविल डिसोबीडिएंट का, पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन। महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ कर पार्ट लिया था। जैसे आपने देखा था अबाउट द सॉल्ट मार्च व्हिच हैव बीन टेकन फ्रॉम साबरमती टू दांडी। उस समय गांधी जी ने काफ़ी जो गांव की महिलाएं वगैरह थी उनको भी एकजुट करना शुरू किया, उनको भी सत्याग्रह के बारे में, स्वराज के बारे में या सेल्फ डिपेंडेंस के बारे में या आज़ादी के बारे में या अपने अधिकारों के बारे में उन्हें जागरूक किया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को अपने साथ वो जोड़ सकें। और इसी अभियान को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने काफ़ी महिलाओं को अपने साथ जोड़ा भी था। चाहे गांव में जो वी कैन से रिच जमींदार वगैरह थे या शहरों में जो पढ़ी लिखी महिलाएं थी, वो कहीं ना कहीं गांधी जी के बातों से बहुत प्रभावित थी। आगे बढ़ते हैं। द लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। लाइक सबसे बड़ी बात इसमें खामियां क्या थी, कमियां क्या थी। लाइक जैसे आपने देखा था अबाउट द सिविल डिसोबीडिएंट, इट हैज बीन इफेक्टेड ऑल द सेक्शंस ऑफ द पीपल। पर सबसे पहली बात हमारे यहाँ पर जो दलित समुदाय के लोग भी बड़े पैमाने पर रहते थे, द पीपल फ्रॉम SC एंड STs। आपने देखा था ऐसे लोग जो एक पर्टिकुलर कास्ट कैटेगरी दी गई थी। जैसे आपने बताया था दलित मीन्स द पीपल ऑफ गॉड, गांधी जी का ये मानना था और हम भी वही मानते हैं, द ऑल दी पीपल हु आर लिविंग ऑन दी अर्थ आर द पीपल ऑफ गॉड। और इसी बात को गांधी जी भली भांति जान रहे थे और इसलिए गांधी जी को ये बात पता थी कि अगर हमें आज़ादी चाहिए तो समाज के सभी तबके के लोगों का एक साथ होना या एकजुट होना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए गांधी जी ये चाहते थे कि जो समाज में दबे कुचले लोग हैं या जिन्हें विकेट से अपने हर तरह से उन्हें अधिकार नहीं दिए गए हैं, उन्हें भी समान अधिकार मिलने चाहिए। और इसलिए जैसे आपने देखा था कि कुछ ऐसे समुदाय के लोग थे जिन्हें कुछ पर्टिकुलर काम दिया गया था, जैसे गटर वटर साफ करना है या कोई मैल वैल साफ करना है, तो पर्टिकुलर काम उन्हें दिया गया था। तो गांधी जी का ये मानना था कि जो भी मनुष्य इस धरती पर है सब काम सब मनुष्य कर सकते हैं, कोई भी काम किसी मनुष्य के लिए निर्धारित नहीं किया गया है। आगे बढ़ते हैं। दूसरी ओर डॉक्टर अम्बेडकर वॉज ऑल्सो द लीडर ऑफ द दलित पीपल। दलितों के वो लीडर थे और 1930 में इफ यू सी इन द बुक, ठीक है, उन्होंने 1930 में दलितों के लिए एक संगठन का निर्माण किया जिसका नाम था डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन। और दूसरी ओर जो वीकेंड से दलित समुदाय के लोग थे वो भी अपने लिए अलग राज्य की मांग कर रहे थे। और इसलिए अगर आप बुक में देखेंगे व्हेन देयर वाज अ वीकेंड से 1932 में लाइक जो वीकेंड से लॉर्ड इरविन थे उनसे भी वीकेंड से अम्बेडकर जी का ये कहना था कि हमें एक सेपरेट इलेक्ट्रॉन दे दीजिए या सेपरेट राज्य दे दीजिए जहाँ पर सिर्फ दलित ही चुनाव में खड़े होंगे और दलित ही उन्हें वोट करेंगे। पर इससे गांधी जी को लग रहा था कि भाई इससे हम देश को एकजुट नहीं कर पाएंगे, हमेशा विभाजन वाली स्थिति बनी रहेगी। और इसलिए गांधी जी को जब ये बात का पता चला कि अंग्रेज सरकार उनके इस प्रस्ताव को मानने के लिए तैयार है, तो गांधी जी फास्ट पर चले गए। फास्ट मतलब उन्होंने
भूख अनशन शुरू कर दिया था कि अगर अंग्रेज इन नीतियों को मानती है तो मैं उस दिन तक भूखा रहूंगा जब तक अंग्रेज इस बात को वापस नकार नहीं देती है। और जैसे ही इस बात की खबर B.R. अम्बेडकर को लगी, वो भी गांधी जी से बहुत नाराज थे, पर जब वो गांधी जी से जाकर मिले, गांधी जी ने उन्हें समझाया कि इस तरह से अगर आप सेपरेट इलेक्ट्रॉन्स लोगे, अलग राज्य की मांग करोगे तो कहीं ना कहीं विभाजन की स्थिति बने रहेगी। अगर हमें अखंड भारत का निर्माण करना है तो इसके लिए आवश्यक है कि एकजुट होकर ही हम इस पर काम करें। और इसलिए गांधी जी ने एक बीच का रास्ता निकाला और 1932 में एक समझौता साइन किया गया डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच या गांधी जी के बीच, जिसे हम पूना पैक्ट का नाम भी देते हैं, जिसमें ये कहा गया कि भविष्य में अब जो भी कोई चुनाव होंगे भारत में, तो उसमें जो दलित हैं या जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं या OBC हैं, उनके लिए एक पर्टिकुलर रिजर्वेशन दिया जाएगा और चुनाव में सभी लोग खड़े हो सकते हैं। ऐसे कोई सेपरेट इलेक्टोरेट्स उनके लिए प्रोवाइड नहीं की जाएगी। और इसी समझौते पर दोनों ने हस्ताक्षर किए, जिसे हम पूना पैक्ट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ द मुस्लिम्स, यस, दूसरी ओर कुछ मुस्लिम लीडर्स भी थे, वो इस बात से संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लग रहा था कि कहीं ना कहीं सब लोगों का काम हो जाएगा और कहीं ना कहीं जो मुस्लिम समुदाय है वही कहीं ना कहीं यहाँ पीछे रह जाएगा। और इसलिए उस समय जो मुस्लिम जैसे, क्योंकि प्रॉब्लम ये थी कि जब खिलाफत मूवमेंट के दौरान नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू किया गया था, तो गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बंद कर दिया। तो जो मुस्लिम लीडर्स थे, उन्हें कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि हमारा तो कोई काम हुआ ही नहीं, हमें तो कोई अधिकार मिले ही नहीं, और कहीं ना कहीं हमें सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल किया गया। और जैसे ही कांग्रेस को इस बात की खबर लगी, तो कांग्रेस चाह रही थी कि अखंड भारत हमें चाहिए, तो इसके लिए सभी समुदाय या सभी धर्म या सभी जाति के लोगों को एकजुट होना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए वी कैन से गांधी जी ने और इंडियन कांग्रेस लीडर्स ने और मुस्लिम लीग के लीडर्स ने बैठकर एक समझौता किया, जिसमें जो मुस्लिम लीग के लीडर्स थे, मिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना, उनका ये कहना था कि हम एक ही बात पर मान सकते हैं कि हमें कुछ रिजर्वेशन दिया जाए और वहाँ पर इफ यू सी इन द बुक हमें ठीक है, और उस जगह पर हमारा सबसे ज़्यादा प्रभाव हो जहाँ पर हमारे लोग ज़्यादा रहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र, अगर महाराष्ट्र में मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा रहता है तो वहाँ पे मुस्लिम लोगों को ज़्यादा टिकट देना चाहिए कंपेयर टू अदर पीपल। और कांग्रेस इस बात के लिए तैयार भी हो गई थी, पर कहीं ना कहीं हिंदू महासभा के जो लीडर्स थे, इफ़ यू सी इन द बुक मिस्टर M.R. जयकर और भी कुछ लीडर्स थे, जब उन्हें इस बात की खबर लगी कि इस प्रकार का समझौता किया जा रहा है, तो इस बात से वो असंतुष्ट थे। उनका ये मानना था कि इस प्रकार से कोई भी समझौता नहीं होगा। अगर उन्हें यहाँ रहना है या उन्हें यहाँ कार्य करना है या उन्हें अपने यहाँ गतिविधियाँ चलानी है, तो उन्हें हमारी शर्तों पर ही काम करना होगा। आगे बढ़ते हैं। We'll see the last topic of our chapter, the sense of collective belonging. In this we'll understand how national anthem developed, how the image of Bharat Mata developed, how the people started having the feeling of nationality with the help of images, with the help of poetries, with the help of poems, with the help of rhymes, etc. Thank you very much.